तीसरे दिन लाला जी बंगले पर वापस आए तो उनकी ज़बानी मालूम हुआ कि उनका काम मुकम्मल हो गया है और अब वो वापस दिल्ली जाने की तैयारियां कर रहे हैं। कमांडो इमरान चौकस हो गया। बॉल पॉइंट बम उसके पास मौजूद था, सिर्फ उसे अग्नि मिसाइल डिब्बू के अंदर किसी तरह फेंकना था। बज़ाहिर ये एक मामूली सा काम लगता था, लेकिन अमली तौर पर एक इंतहाई मुश्किल और बहुत हद तक नामुमकिन काम था। चंदनपुर के उस मिसाइल डिब्बू में, जिसे भारत हुकाम ने खुफिया रखा हुआ था, हिफाजती इंतजामात बकौल लाला टेकम चंद इतने सख्त थे कि कोई चिड़िया भी वहां पर नहीं मार सकती थी। कमांडो इमरान अगर किसी तदबीर पर अमल करते हुए दिन के वक्त वहां चला भी जाता तो बैरक में मुकीम भारतीय यूनिट का सूबेदार मेजर और उसकी गश्ती पार्टी के सिपाही उसे पहचान सकते थे और वो मुजाहिदीन के फरार के सिलसिले में पहले ही उसकी तलाश में थे। इमरान काफी सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि ये काम उसे अकेले ही करना होगा और इस मिशन को रात की तारीकी में सरंजाम देना होगा ताकि कोई उसे शनाख्त न कर सके। अब दुलारी और लाला टेकम चंद उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखते थे। उनसे इमरान ने जो काम लेना था वो ले लिया था। ये लोग अब उसकी निगाहों से ओझल हो चुके थे। उसके सामने सिर्फ उसका टारगेट था, जहां रात के अंधेरे में किसी तरह पहुंचकर उसको बॉल पॉइंट बम मिसाइलों के नौ तामीर शुदा डिब्बू के अंदर फेंकना था। इस मिशन के लिए जरूरी था कि इमरान एक रात पहले टारगेट का सर्वे करे और ये देखे कि सिक्योरिटी के इंतजामात किस किस्म के हैं और कामयाबी के इम्कानात कितने फीसद हैं। टारगेट उसने देखा हुआ था, क्योंकि जब एमुनिशन डिब्बू तैयार हो रहा था तो कमांडो इमरान दुलारी के साथ उसे देखने गया था। उसने नोट किया था कि एमुनिशन डिब्बू एक बड़े हॉल कमरे की शक्ल में है, जिससे 2-4 फुट के फासले पर फौजी यूनिट की 2 बैरकें हैं। एमुनिशन हॉल का सिर्फ एक ही गेट है जो लोहे का है, दूसरा कोई गेट नहीं रखा गया। उसके पीछे हॉल की अकबी दीवार में साथ साथ बने हुए 3 रोशनदान थे जो ताज़ा हवा के इखराज के लिए बनाए गए थे। ये रोशनदान जमीन से 15-16 फुट बुलंद थे और उनमें लोहे की सलाखें लगी हुई थी। सिर्फ यही एक जगह थी जहां से बॉल पॉइंट बम कमरे के अंदर फेंका जा सकता था। कमांडो इमरान सिर्फ ये देखना चाहता था कि वहां सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है। उसी रोज शाम से जरा पहले इमरान दुलारी की गाड़ी लेकर निकल गया। दुलारी से उसने कहा कि वो शहर में अपने लिए एक नई कमीज खरीदने जा रहा है। उसे मालूम था कि दुलारी उसके साथ जाने पर इसरार नहीं करेगी, क्योंकि उसका आशिक जार लाला टेकम चंद उस वक्त बंगले में मौजूद था। दुलारी ने इमरान को सिर्फ इतना कहा कि जल्दी वापस आ जाए। इमरान गाड़ी को शहर से निकालकर गैराबाद जंगल की जानिब से चंदनपुर की तरफ ले गया। उस इलाके का वो एक दफा पहले सर्वे कर चुका था। वो मुख्तलिफ देहाती बस्तियों और झुग्गियों के करीब से होता हुआ उस छोटे से टीले के अकब में पहुंच गया, जहां से चंदनपुर का जंगल शुरू होता था और जिसके अकब में फौज का एमुनिशन डिपो और भारतीय यूनिट की बैरकें थीं। इमरान आम लिबास में था। उसके पास कोई काबिल एतराज चीज भी नहीं थी। एहतियात के तौर पर उसने बंगाली शायर टैगोर की अंग्रेजी नज़मों की किताब अपने पास रख ली। गाड़ी उसने एक महफूज जगह पर खड़ी कर दी और टीले का जायजा लिया। आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हुए थे। दिन ढलना शुरू हो चुका था। दिन की रोशनी मांद पड़ने लगी थी। टीले के इर्द गिर्द खामोशी छाई हुई थी। ये टीला चंदनपुर के जंगल का पहला टीला था। उस टीले की दूसरी जानिब वो एमुनिशन हॉल था, जिसके अंदर अग्नि मिसाइलों की पूरी खेप पहुंच चुकी थी। ये वही अग्नि मिसाइल थे जिन्हें बहुत जल्द कारगिल सेक्टर के महाज पर मुंतकिल किया जाना था। इमरान ने देखा कि टीले की उस जानिब सिक्योरिटी के कोई आसार नहीं थे, लेकिन किसी खुफिया फौजी मोर्चे के इम्कान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उसके बावजूद इमरान को हर हालत में टारगेट का मुशाहिदा करना था। गाड़ी उसने झाड़ियों के अकब में खड़ी की थी और गाड़ी बंद करके वो कुछ देर वहीं बैठा किताब पढ़ता रहा, इस ख्याल से कि अगर भारतीय फौज ने सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त कर रखा होगा तो कोई न कोई फौजी किसी न किसी तरह से निकलकर उससे पूछगिछ करने जरूर आएगा। इमरान 10-15 मिनट तक वहां बैठा टैगोर की नज़मों का मुताला करता रहा। इस दौरान सिक्योरिटी का कोई आदमी, कोई सिपाही उसके करीब न आया। उसने किताब बंद करके हाथ में पकड़ ली, दरख्त की एक छड़ी तोड़कर दूसरे हाथ में ले ली और छड़ी को झाड़ियों पर मारता बज़ाहिर बड़ी बेनियाजी के मूड में टीले के साथ साथ पीछे की जानिब चलने लगा। वो अपने आप को कॉलेज का स्टूडेंट जाहिर करने की कोशिश कर रहा था, जो शहर के शोरगुल से निजात हासिल करके वहां किताब का मुताला करने आ गया था। टीले के अकब में आकर उसने एक नजर पीछे देखा और टीले की चढ़ाई चढ़ने लगा। टीले पर झाड़ियां और ऊंची ऊंची घास उगी हुई थी। कमांडो इमरान उनकी ओट लेता टीले की चोटी पर आकर बैठ गया। 1-2 मिनट तक वो इसी तरह बैठा रहा, फिर उठा और झुककर आगे बढ़ा, जहां से टीले की दूसरी जानिब की ढलान शुरू हो जाती थी। वहां वो फिर बैठ गया और नीचे देखा।
उसका टारगेट नीचे थोड़ी दूरी पर मौजूद था। ये एक ढलवान छत वाली ऊंची इमारत थी। इमरान ने उसे पहचान लिया। ये चंदनपुर वाला खुफिया फौजी एमुनिशन स्टोर था। गुरूब होते सूरज की रोशनी में उसे एमुनिशन स्टोर के हॉल की अकबी दीवार के तीनों सलाखों वाले रोशनदान साफ नजर आ रहे थे। उनमें से एक रोशनदान में से उसने टाइम बम अंदर फेंकना था। दीवार के आसपास कोई फौजी नहीं था। दूसरी जानिब से दो सिपाहियों की आपस में ऊंची आवाज में बातें करने और हंसने की आवाज सुनाई दी। इमरान 5-7 मिनट तक वहीं झाड़ियों में छुपकर बैठा अपने टारगेट का जायजा लेता रहा। उस वक्त वहां कोई पेट्रोल पार्टी गश्त करती दिखाई नहीं दे रही थी। हो सकता है रात को इस किस्म की कोई गश्ती पार्टी गश्त न करती हो। ये सोचकर वो खामोशी से उठा और झुक झुक कर चलता टीले से नीचे उतर आया। दरख्तों के झुंड में जाकर गाड़ी में बैठा और वापस रवाना हो गया। टारगेट का उसने मुशाहिदा कर लिया था। बज़ाहिर ऐसा लगता था कि वो उसे आसानी से मार लेगा, लेकिन ऐन मुमकिन था कि रात को वहां सिक्योरिटी सख्त कर दी जाए। लेकिन कमांडो इमरान को हर हालत में अग्नि मिसाइल के उस एमुनिशन स्टोर को उड़ाना था, क्योंकि चंद रोज के अंदर अंदर यहाँ से उन मिसाइलों की कारगिल के महाज पर इंडियन आर्मी को सप्लाई शुरू होने वाली थी, जिसको हर हालत में नाकाम बनाना इमरान का फर्ज था। गाड़ी में बैठा दुलारी के बंगले पर वापस आते हुए वो इस बात पर हैरान जरूर था कि टीले के अकब में सिक्योरिटी का एक भी भारतीय सिपाही उसे दिखाई नहीं दिया था। इन्हीं ख्यालात में उलझा वो रात होने से पहले पहले दुलारी के बंगले पर पहुंच गया। गाड़ी बंगले के अहाते में एक तरफ खड़ी की और गुस्ल खाने के पीछे दरवाजे में से अपने बेडरूम में आ गया। उसने कमांडो ऑपरेशन के लिए उसी रात का वक्त तय कर लिया था। वो ताखीर नहीं करना चाहता था। हालात अगर साजगार थे तो वो फौरी तौर पर अटैक करना चाहता था। उसने बेडरूम में आकर अलमारी के नीचे से रुमाल में लिपटा हुआ टाइम बम निकालकर उसे गौर से देखा। ये स्याह रंग का बॉल पॉइंट उसे बेहकीकत सा लग रहा था। उसके क्लिप को सिर्फ 2 बार दबाना ही था। खुदा जाने दबाने के 1 घंटे के बाद वो चलता भी है या नहीं। चांस 50-50 था। कमांडो इमरान ने आसमान की तरफ चेहरा उठा लिया। ऐ मेरे मौला, मेरी लाज रखना। उसने टाइम बम को जल्दी से रुमाल में लपेटकर अपनी कमीज की जेब में बड़ी एहतियात के साथ रख लिया। उसकी पतलून सामने टंगी हुई थी। इमरान ने उसकी जेबों में हाथ डालकर देखा, उसके पास कुछ भी नहीं था। कमांडो एक्शन के बाद अगर वो जिंदा बच निकल कर आता है तो उसे वहां से फरार होकर वापस दिल्ली हाजी साहब के पास पहुंचना था। अगर बॉल पॉइंट टाइम बम एमुनिशन स्टोर में फेंक देने के 1 घंटे के बाद फट जाता है तो कमांडो इमरान के पास सिर्फ 1 घंटे का वक्फा था, जिसके दौरान उसे एक बहुत बड़े आतिशफिशां के फटते हुए, आग उगलते हुए बारूद और दहकते हुए आहनी टुकड़ों से बचकर निकलना था। बड़ा मुश्किल काम था, मगर कमांडो इमरान को इसकी परवाह नहीं थी कि एमुनिशन स्टोर के फटने के बाद उसके साथ क्या गुजरती है। ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है कि वो अग्नि मिसाइलों के धमाकों की जद में आ जाए और उसके परखचे उड़ जाएं। उसे इसकी परवाह नहीं थी। इससे ज्यादा उसकी खुशकिस्मती और क्या हो सकती थी कि उसका जिस्म जिहाद कश्मीर और अल्लाह की खुशनूती में कुर्बान हो जाए। कमांडो इमरान को सफर के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी। उसको अपनी एक पुरानी पतलून का ख्याल आ गया जो उसके बेडरूम की अलमारी के निचले खाने में बंद थी। उसको याद आ गया कि उसने उस पतलून में कुछ रुपए संभाल कर रखे थे। इमरान ने जल्दी से अलमारी में से पुरानी पतलून निकालकर उसकी जेबों की तलाशी ली। वो बहुत खुश हुआ। पतलून की खुफिया जेब में से 150-200 रुपए के करीब इंडियन करेंसी नोट निकल आए। उसने उस रकम को अपनी उस पतलून की जेब में संभाल कर रख लिया जो उसने आज रात को पहनकर अपने मिशन पर रवाना होना था। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। ये दुलारी थी। उसने कहा, आ जाओ। दुलारी अंदर आ गई। बोली, तुम किस वक्त आए? मैंने तो अब बाहर गाड़ी खड़ी देखी तो मालूम हुआ कि तुम आ गए हो। इमरान ने कहा, थोड़ी देर हुई आया हूँ। तुम सुनाओ, वापसी का क्या प्रोग्राम है? इमरान को अब उन लोगों की वापसी के किसी प्रोग्राम से कोई सरोकार नहीं था। उसकी तरफ से वो जहां जाना चाहें जाएं। वो उनसे आधी रात के बाद हमेशा हमेशा के लिए रुखसत होने वाला था, लेकिन दुलारी से वो इस किस्म की बातें नहीं कर सकता था। दुलारी उसके पास आकर पलंग पर बैठ गई। बोली, लाला जी तो कल सुबह की फ्लाइट से दिल्ली चले जाएंगे। हम लोग कल नहीं तो परसों यहाँ से रवाना हो जाएंगे। मैं तो कहती हूँ कि हमें यहाँ से भोपाल जाने की क्या जरूरत है। हम यहाँ से सीधे बम्बई क्यों नहीं चले जाते? आखिर भोपाल से भी तो हमें बम्बई ही जाना होगा। दुलारी बेचारी ये ख्वाब देख रही थी कि वो इमरान को साथ लेकर बम्बई में अपनी सहेली के यहाँ चली जाएगी। इमरान के लिए भोपाल बम्बई एक बराबर था। उसने कहा, अच्छा ख्याल है, हम यहाँ से सीधे बम्बई तुम्हारी सहेली के यहाँ चले जाएंगे। वो बोली, और वहाँ जाकर ब्याह के पवित्र बंधन में बंध जाएंगे। इतना कहने के बाद दुलारी ने शर्मा कर सर नीचे कर लिया। इमरान को उस वक्त उस पर बड़ा तरस आ गया। वो बेचारी क्या सोच रही थी, किन हसीन ख्यालों के ख्वाब बुन रही थी, और हकीकत में जो कुछ होने वाला था उसकी उसे कुछ खबर नहीं थी। उसने चेहरा उठाकर इमरान की तरफ देखा और बोली, तुम्हें मुझसे ब्याह करके अफसोस तो नहीं होगा ना?
इमरान ने कहा, मुझे तो खुशी होगी। उसने एक नज़र दीवार पर लगे क्लॉक को देखा। घड़ी रात के 8:15 बजा रही थी। वो रात 12 बजे के बाद वहां से निकलना चाहता था। कमांडो एक्शन के लिए वही वक्त मौजूद था। उसे अभी 3.25 घंटे उस बंगले में दुलारी के पास गुजारने थे, मगर दुलारी रात 9:30 बजे के बाद ही उससे जुदा होकर लाला जी के पास चली गई। जाते हुए कह गई कि अब सुबह मिलेंगे। इमरान को मालूम था कि अब वो सुबह नहीं आएगी जब उन दोनों की मुलाकात हो। खुदा जाने अगर मुलाकात हो भी गई तो किन हालात में और कहां पर हो, लेकिन उसका इम्कान न होने के बराबर था। दुलारी के जाने के बाद कमांडो इमरान ने अपने मिशन पर सोच विचार शुरू कर दी। इस बज़ाहिर बिल्कुल सीधे मगर हकीकत में इंतहाई पेचीदा मिशन के तमाम पहलुओं पर इमरान गौर कर रहा था। खाना उसने बेडरूम में ही मंगवा कर खा लिया था। गाड़ी की चाबी दुलारी अपने बेडरूम के श्रृंगार मेज के दराज में रखती थी। ये गाड़ी असल में फौजी ठेकेदार लाला टेकम चंद की थी। उसकी रजिस्ट्रेशन भी लाला जी के नाम पर ही थी। इस लिहाज से अगर जाय वारदात के करीब गाड़ी मिलिट्री पुलिस के हाथ आ जाती तो पुलिस ने लाला जी को ही हिरासत में लेना था। रात गुजरती जा रही थी। 11 बजे के बाद बंगले की तमाम फालतू बत्तियां हस्बे मामूल बुझा दी गईं। वो रात भी दुलारी ने लाला जी के साथ उनके बेडरूम में गुजारनी थी। चुनाचे दुलारी का बेडरूम खाली था। 11 बजे के बाद जब हॉल की बत्तियां भी गुल हो गईं तो इमरान अपने कमरे से निकलकर दुलारी के बेडरूम की तरफ बढ़ा। उसे गाड़ी की चाबियों की जरूरत थी। ड्राइंग रूम में से गुजरकर वो छोटी राहदारी से गुजरकर दुलारी के बेडरूम में आ गया। दुलारी हस्बे तवक्को मौजूद न थी। धीमी रोशनी वाला टेबल लैंप रोशन था। इमरान सिंगार मेज के दराजों को देखने लगा। उसे एक जगह गाड़ी की चाबियां मिल गईं। चाबियां जेब में डालकर इमरान अपने बेडरूम में वापस आ गया। वो रात के 12 बजने का इंतजार करने लगा। बंगले पर खामोशी तारी थी। इमरान ने कुर्ता पाजामा उतार कर पतलून और बुशर्ट पहनी। बॉल पॉइंट टाइम बम बुशर्ट की सामने वाली जेब में इस तरह लगा लिया जिस तरह इंडी पिन लगाया जाता है। थोड़ी बहुत रकम करेंसी नोटों की शक्ल में जो उसके पास थी वो भी उसने जेब में रख ली। जब दीवार पर लगे हुए क्लॉक ने रात के पूरे 12 बजाए तो कमांडो इमरान अल्लाह का नाम लेकर बिस्तर से उठा। गाड़ी की चाबियां निकालकर हाथ में पकड़ी और गुस्ल खाने के दरवाजे में से बाहर निकल गया। लाला टेकम चंद की गाड़ी बंगले के अहाते में एक तरफ खड़ी थी। गाड़ी में बैठकर इमरान ने आहिस्ता से चाबी लगाकर घुमाई और गाड़ी को बंगले से निकाल कर बाहर ले आया। अब उसे ये फिक्र नहीं थी कि गाड़ी की आवाज पर कोई जाग तो नहीं पड़ेगा, या दुलारी क्या सोचेगी कि इमरान आधी रात को गाड़ी लेकर कहाँ जा रहा है। उसका उस बंगले और दुलारी के साथ रिश्ता खत्म हो चुका था। उसने गाड़ी उसी सड़क पर डाल दी जिस सड़क पर से गुजरकर वो टारगेट का मुशाहिदा करने शाम को गया था। ये सारा इलाका गैर आबाद और शहर से बाहर का इलाका था। सड़क भी पक्की नहीं थी। उस पर कोई ट्रैफिक नहीं थी। बिजली के खंभे भी नहीं लगे थे। रात की तारीकी में गाड़ी की हेडलाइट्स उसे रास्ता दिखा रही थी। टारगेट के करीब पहुंचकर इमरान ने गाड़ी की बत्तियां बुझा दी और गाड़ी की स्पीड भी कम कर दी। गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता चलाता वो उसे टीले से दूर ले गया। उस गाड़ी को वो कच्ची सड़क के किनारे एक तरफ ऊंची ऊंची झाड़ियों के पीछे ले आया। गाड़ी का इंजन बंद करके वो कुछ देर ड्राइविंग सीट पर ही बैठा रहा। वो ये देखना चाहता था कि टीले की जानिब रात को गश्त करने वाली कोई पेट्रोल पार्टी तो किसी तरफ से नहीं आ रही। कुछ देर वो खामोशी से बैठा रहा। उसे कोई इंसानी आवाज भी किसी जानिब से आती सुनाई न दी। इसका मतलब था कि भारतीय फौज की पेट्रोल पार्टी उस तरफ गश्त नहीं लगा रही। जब उसे इत्मीनान हो गया कि फजा काफी हद तक साजगार है तो वो गाड़ी से बाहर निकल आया। उसने अंधेरे में एक निगाह टीले पर डाली और फिर किसी जंगली बिल्ले की तरह झुककर टीले की तरफ बढ़ा। वो बेहद मोहतात होकर चल रहा था। टीले की झाड़ियां रात के अंधेरे में छोटे छोटे भूतों की तरह दिखाई दे रही थी जो बैठे बैठे पत्थर हो गए थे। इमरान उनके दरमियान से होकर टीले पर चढ़ गया। टीले की चोटी पर पहुंचकर वो वहीं बैठ गया और सामने की जानिब देखा। कुछ दूरी पर फौजी बैरकों के बाहर रोशनी हो रही थी। वहां सिर्फ एक सिपाही गार्ड ड्यूटी दे रहा था। आसपास कोई दूसरा सिपाही नहीं था, लेकिन एम्युनिशन स्टोर के आहनी गेट के बाहर जाहिर है कि 3-4 फौजी जरूर पहरा दे रहे थे। कमांडो इमरान को उस तरफ जाने की जरूरत ही नहीं थी। उसने जो कुछ करना था एम्युनिशन स्टोर के अकब में ही करना था। इमरान ने टीले की दूसरी जानिब झांक कर देखा। टीले की ढलान पर एम्युनिशन स्टोर की पिछली दीवार के 3 रोशनदानों में से धीमी धीमी रोशनी बाहर आ रही थी। उनमें से दरमियान वाला रोशनदान इमरान का टारगेट था। उसे अपना सारा एक्शन टाइम बम का क्लिप दबाने के बाद 5 मिनट के अंदर अंदर पूरा करना था। 5 मिनट के ऊपर अगर वक्त लगता है तो वो इमरान के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता था। वो ढलान से नीचे उतर आया और उस जगह पर रुक गया जहां दरमियान वाला रोशनदान इमरान से तकरीबन 20 फुट के फासले पर बिल्कुल सामने था। वो वहीं बैठ गया। उसने गौर से रोशनदान की सलाखों को देखा। रोशनदान में 5 सलाखें लगी हुई थी।
हर सलाख के दरमियान 5-6 इंच का फासला था। इमरान ने गिरदोपेश का जायजा लिया। बज़ाहिर उसे कोई खतरा नजर नहीं आ रहा था। उस तरफ से कोई फौजी पेट्रोल पार्टी भी अभी तक नहीं गुजरी थी। उसने जेब से बॉल पॉइंट निकाल लिया। वो रुमाल में लिपटा हुआ था। इमरान ने 3 रोड़े उठाकर रुमाल में बॉल पॉइंट बम के साथ रखकर उसकी पोटली बनाकर ऊपर गांठ लगा दी। बॉल पॉइंट का क्लिप ऊपर की जानिब था। अब उस बॉल पॉइंट को रोशनदान की सलाखों में से एमुनिशन स्टोर के अंदर फेंकना था। यह काम इंतहाई पेचीदा भी था और आसान भी। पहली बार बॉल पॉइंट सलाखों की तरफ फेंकने से बॉल पॉइंट सलाखों में से हॉल के अंदर जा सकता था और 3-4 बार फेंकने से भी सलाखों में से अंदर नहीं जा सकता था। ये महज एक चांस था, दूसरा कोई तरीका भी नहीं था। अगर इमरान बॉल पॉइंट का क्लिप 2 बार दबा देता है तो हर हालत में बॉल पॉइंट बम को 3-4 मिनट के अंदर अंदर सलाखों में से एमुनिशन स्टोर में दाखिल होना चाहिए था। टाइम बम का क्लिप दबाने के बाद इमरान उसे ज्यादा वक्त नहीं दे सकता था, क्योंकि क्लिप दबाने के 60 मिनट के बाद बम को तो फट पड़ना था और अपने साथ अग्नि मिसाइलों के पूरे आतिशफिशां पहाड़ को धमाके से उड़ा देना था। इस दौरान इमरान को टीले से उतरकर अपनी गाड़ी तक जाना था और फिर गाड़ी को उस इलाके से कम 3 मील दूर ले जाना था, क्योंकि अग्नि मिसाइलों के एमुनिशन ने फटकर कम 3 मील के अंदर अंदर तबाही मचा देनी थी और वहां किसी इंसान का जिंदा सलामत रहना नामुमकिन था। टाइम बम की पोटली इमरान के हाथ में थी और उसकी निगाहें सामने रोशनदान की सलाखों पर जमी हुई थी। वो अपने जहन में किसी ऐसे जाविये का तायुन कर रहा था कि जिस जाविये से अगर वो बॉल पॉइंट बम की पोटली को फेंकता है तो वो सलाखों के अंदर चली जाए और सलाखों से टकरा कर नीचे न गिर पड़े। कमांडो इमरान ने उस वक्त तक जितने कमांडो ऑपरेशन किए थे उनमें ये पहला ऑपरेशन था कि जब एक्शन से पहले उसके माथे पर पसीना गया। उसे ये खौफ बिल्कुल नहीं था कि इस ऑपरेशन में उसकी जान चली जाएगी। परेशानी उसे इस बात की थी कि क्लिप दबाने के बाद अगर बॉल पॉइंट बार बार फेंकने से भी सलाखों के अंदर न गया या पोटली का साए सलाखों के दरमियान खला से ज्यादा निकल आया तो फिर क्या होगा। फिर उसे बॉल पॉइंट वहीं फेंक कर वहां से वापस जाना पड़ता, जो उसे हरगिज गवारा नहीं था, क्योंकि बम के बाहर फटने से ये जरूरी नहीं था कि एमुनिशन स्टोर के अंदर का असलहा भी फटता। ज्यादा से ज्यादा एमुनिशन स्टोर की दीवार उड़ सकती थी। वहां ज्यादा देर रुकना भी उसके ऑपरेशन को नाकाम बना सकता था। वहां किसी भी वक्त भारतीय फौजियों की कोई गश्ती पार्टी भी नमूदार हो सकती थी। वो दुश्मन के सीने पर आकर बैठ गया था और वहां कुछ भी हो सकता था। इमरान ने नजरों ही नजरों में सलाखों का एक खास जाविया मुतय्यन कर लिया और बॉल पॉइंट बम की पोटली अपने सीधे हाथ में थाम ली। वो बम का क्लिप दबाने लगा लेकिन फिर रुक गया और एक बार फिर फासले और अपने जाविये का असर नौ जायजा लेने लगा, लेकिन आखिर उसे चांस लेना ही था। दूसरी बार टाइम बम का क्लिप दबाने लगा तो फिर रुक गया। उसने दिल में 3 बार अलहम्द शरीफ पढ़ी और खुदा से दुआ मांगी कि या मेरे मौला तू ही मेरा मददगार है। उसके साथ ही उसने अल्लाह का नाम लेकर बॉल पॉइंट के क्लिप को दोबारा दबा दिया। क्लिप दबाने के बाद उसे घबरा जाना चाहिए था, मगर अजीब बात है कि क्लिप दबाने के बाद उसके जहन की कैफियत पुरसुकून हो गई। उसने बड़े इत्मीनान के साथ सीधा हाथ ऊपर उठाया, 2-3 बार उसे आगे पीछे किया और फिर या अल्लाह मदद के विर्द के साथ बॉल पॉइंट बम की पोटली को रोशनदान की तरफ उछाल दिया। उसे पोटली के सलाखों से टकराने की आवाज सुनाई दी। उसने साकित नजरों से रोशनदान में से निकलती रोशनी में देखा कि बॉल पॉइंट बम की पोटली एक सलाख से टकराने के बाद दूसरी सलाख के साथ लगकर एमुनिशन स्टोर के अंदर चली गई थी। कमांडो इमरान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसे हरगिज उम्मीद नहीं थी कि वो पहली कोशिश में ही कामयाब हो जाएगा, मगर खुदा की मदद उसके साथ थी और बॉल पॉइंट बम पहली ही कोशिश में एमुनिशन स्टोर के अंदर जा गिरा था। कमांडो इमरान तेजी से वापस हुआ। झाड़ियों के बीच में से होता हुआ वो टीले की चोटी पर आया और जल्दी जल्दी टीले की दूसरी जानिब उतरना शुरू कर दिया। अंधेरे में एक पत्थर से उसका पांव टकराया। वो गिर पड़ा और 6-7 कदम तक झाड़ियों में लुढ़कता चला गया। उसके बाद वो फौरन उठा और जितनी एहतियात और जितनी तेजी के साथ वो टीले की ढलान से उतर सकता था उतरा। अगरचे जो टाइम बम उसने एमुनिशन स्टोर के अंदर डाल दिया था उसके फटने के 50-50 चांसेस थे, लेकिन इमरान यही सोचकर वापस जा रहा था कि बम 60 मिनट के बाद फट जाएगा और उसके साथ ही ये सारा टीला आतिशफिशां की तरह फट पड़ेगा। दोस्तों, आप सबके बेहद इसरार पर हम इस्लामी कहानियां शुरू करने जा रहे हैं और सबसे ज्यादा जिसकी फरमाइश है वो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की दास्तान है। इस्लाम के बहादुर जर्नैल की दास्तान सुनने के लिए आप हमारे चैनल सिरात को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ रहीं तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।
कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। इंशाल्लाह जल्द ही अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।